नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां और उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाएं होंगी सम्मेलन में शामिल। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। प्रख्यात गायिका आशा भोसले का आज शाम मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने जताया शोक। आज से शुरू होगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी। अमेरिका और ईरान के बीच असफल वार्ता के बाद ट्रंप ने दिया आदेश। हंगरी में बड़ा चुनावी उलटफेर। विपक्षी तीसा पार्टी ने हासिल किया 2/3 बहुमत। 16 साल से सत्ता में काबिज फिडेस पार्टी को मिली करारी हार। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक जीतकर किया अपने अभियान को समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां और उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाएं भाग लेंगी। सम्मेलन में सरकार, शिक्षा जगत, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधि शामिल होंगी। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जो विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अब देश भर में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए आगामी 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। आज का सम्मेलन भारत के विकास पथ को आकार देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। ये पंचायतों से लेकर संसद तक सभी सत्रों पर शासन और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाएगा। कार्यक्रम निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के महत्व पर बल देगा। ये सम्मेलन विकसित भारत 2047 की दिशा में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डालेगा और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के मुख्य स्तंभ के रूप में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, मुझे अपने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने डीएमके के खराब शासन को बेनकाब किया है और राज्य के लिए एनडीए के विकास के विजन के बारे में विस्तार से बताया है। 13 तारीख की शाम को मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के दौरान मैं अपने मेहनती कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तमिलनाडु दौरे पर हैं। चुनाव प्रचार के साथ ही वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह की शुरुआत मदुरै के मीनाक्षी अम्मा मंदिर में दर्शन के साथ होगी। इसके बाद वो पुदुकोट्टई जिले के अरंगथांगी में वीओसी थिडल मैदान में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे गांधी वरकोट्टोई में वो रोड शो भी करेंगे। इसके बाद तंजावुर में वो विधानसभा बूथ समिति की बैठक में भी शामिल होंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 16 अप्रैल तक गुजरात और महाराष्ट्र की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज राजकोट में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कल वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर गांधीनगर की लोक भवन में आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव में भाग लेंगी। उसके बाद गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। 15 अप्रैल को राष्ट्रपति नागपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उसी दिन नागपुर के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के 78वें बैच के विदाई समारोह में भी उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रपति 16 अप्रैल को वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। प्रख्यात गायिका आशा भोसले का आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। महान गायिका के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को लोअर परेल स्थित कासा ग्रैंड आवास पर रखा गया है। उनके बेटे आनंद भोसले के मुताबिक आम लोग और प्रशंसक सुबह 11 बजे से आशा ताई को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने पुष्टि की है कि इस दुखद मौके पर सरकार की ओर से राजकीय सम्मान की पूरी व्यवस्था की गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्रियों ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पद्म विभूषण से सम्मानित 92 वर्षीय गायिका का रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद से पूरे देश में भारी शोक की लहर है। शोक गीतों से लेकर उदासी भरे नगमों तक और पॉप से लेकर गजलों तक, हर विधा के संगीत को अपने सुरों से अमर करने वाली आशा भोसले के निधन के साथ ही भारतीय संगीत की वो बहुरंगी आवाज खामोश हो गई, जिसने पीढ़ियों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया। अपनी अनूठी आवाज से हिंदी पार्श्व गायन में अलग मकाम हासिल करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। वो 92 वर्ष की थी। आशा भोसले ने करीब 7 दशक तक हिंदी पार्श्व गायन को अपने सुरों से समृद्ध किया और एक ऐसे भारत की पहचान बनी जो बदलते समय के साथ दुनिया से कदम ताल कर रहा था। रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस लेने वाली आशा भोसले की बहुरंगी आवाज ने एक ओर जहां श्रोताओं को आजा आजा जैसे जोशीले गीत पर थिरकने को मजबूर किया, तो दूसरी ओर जुस्तजू जिसकी थी जैसे शास्त्रीय विधा वाले गीतों के साथ उन्हें भावनाओं की गहराई में उतारा। उन्होंने दोनों तरह के गीतों को समान सहजता से निभाया। आशा भोसले को संगीत की दुनिया में केवल उनके लंबे सफर ने सबसे अलग नहीं बनाया, बल्कि हर दौर में खुद को समय के अनुसार नए सिरे से गढ़ लेने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर वैश्विक मंचों तक, ग्रामोफोन रिकॉर्ड से लेकर स्ट्रीमिंग के दौर तक, उन्होंने अपनी आवाज को समय के अनुसार लगातार नया रूप दिया और इसी वजह से हर पीढ़ी में प्रासंगिक बनी रही। उन्होंने करीब 12,000 गीत गाए, जिनमें से ज्यादातर हिंदी में थे, लेकिन उन्होंने इसके अलावा लगभग 20 अन्य भाषाओं में भी गीतों को आवाज दी। आशा जी ने मात्र 10 साल की उम्र में अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया। ये 1943 में फिल्म माझा बाल के लिए गाया मराठी गीत चला चला नवबाला था। उन्होंने 1948 में चुनरिया के लिए सावन आया गीत के साथ हिंदी फिल्म गायन के क्षेत्र में कदम रखा। उनकी आवाज में मादकता भी थी, शरारत भी, विद्रोह भी था, प्रेम भी और दर्द भी, लेकिन हर बार उसमें भावों की गहराई थी।
उन्हें कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार, भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खुद को लगातार नए रूप में ढालती रहने वाली आशा ने सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान बनाई। और यही थी आशा भोसले, एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी शख्सियत और अपने गीतों में जीवन के प्रति गहरा प्रेम समेटे रखा। ऐसा प्रेम जिसमें उल्लास भी था, पीड़ा भी थी, मिठास भी थी, कसक भी थी, अपनापन भी था और समय के साथ मिलकर आगे बढ़ने का साहस भी। उनके जाने से भारतीय संगीत का एक पूरा युग मौन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और भारत के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। ऐसी ही एक तारीख है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मौके पर पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा किए गए नरसंहार ने न केवल ब्रिटिश राज की क्रूर और दमनकारी चेहरे को उजागर किया, बल्कि इसने भारतीय इतिहास की धारा को भी बदल दिया। ये तारीख दुनिया के इतिहास में घटे सबसे बड़े नरसंहारों में से एक के रूप में दर्ज है। 13 अप्रैल 1919 के वे 10 मिनट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सत्य गाथा बन गए, लेकिन मानवता के इतिहास में एक अमिट काला धब्बा, जिससे इंसानियत हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा हो गई। 3 तरफ से मकानों से घिरे जलियांवाला बाग में 20 से 25 हजार निहत्थे लोगों की भीड़ पर 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। गोलियां चलाने वाले थक गए, लेकिन क्रूर और बदले की आग में जल रहे वहशी जनरल डायर की आत्मा बच्चे, बूढ़े, महिलाओं और निर्दोष लोगों की लाशों को देखकर भी नहीं पिघली। आज भी हर दिन जलियांवाला बाग में आने वाले हजारों लोगों में से बहुत से लोग उस पिरामिड नुमा पत्थर के नजदीक बैठकर फपक फपक कर रो पड़ते हैं, जिस पर लिखा है, यहां से चलाई गई थी गोलियां। दरअसल 1919 में अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवादी नेताओं को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट कानून लेकर आए। इस कानून के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक में गिरफ्तार कर सकती थी। गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी। अंग्रेजी हुकूमत के इस काले कानून का देश भर में विरोध होने लगा। पंजाब इस विरोध में सबसे आगे था। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब में बैसाखी का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जा रहा था। इस मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन सभा के दौरान ही शाम के करीब 4:30 बजे जनरल डायर ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर निहत्थी जनता को बिना कोई चेतावनी दिए उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस गोलीबारी में बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों की लाशों का ढेर लग गया। इस जघन्य घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया। हिंसा, क्रूरता और राजनीतिक दमन ब्रिटिश राज में पहली बार नहीं हुआ था और न ही यह अपवाद था, लेकिन यह अपने आप में एक अलग स्तर की क्रूरता थी जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। साल 2019 में जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इसके तहत जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद और घायल हुए लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय स्मारक का पुनर्निर्माण कर अगस्त 2021 में राष्ट्र को समर्पित किया गया।
जलियांवाला बाग परिसर में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक पर खुद उन शहीदों और घायलों के नाम यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को चीख चीख कर यह गवाही देता है कि देश की आजादी और ब्रिटिश हुकूमत की काली करतूतों के खिलाफ कितने साहस के साथ उन्होंने विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोहल्ले हाजी खुशियों दी कुंडी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी बैसाखी दी बधाइयां अज के जश्न मनावांगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष विराम और यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त होने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलडमरू मध्य पर नाकाबंदी शुरू करने का आदेश दिया है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के मुताबिक आज स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से और भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे से ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकाबंदी करना शुरू कर देगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन सभी जहाजों की पहचान करने और उन्हें रोकने का भी निर्देश दिया है जिन्होंने ईरान की शुल्क यानी टोल का भुगतान किया है। हाल ही में ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान पर जबरन वसूली का आरोप भी लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ये फैसला एक तरफा है और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से हुर्मुज पर उसकी योजनाबद्ध नाकाबंदी में मदद करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। यूएस ईरान शांति वार्ता विफल होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अगर अमेरिकी सरकार अपनी तानाशाही को छोड़कर ईरानी राष्ट्र के अधिकारों का सम्मान करती है तो निश्चित रूप से समझौते तक पहुंचने के रास्ते मिलेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि 47 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर चल रही गहरी वार्ता में ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका से अच्छे विश्वास में बातचीत की है, लेकिन जब ईरान समझौते के सबसे पास था तो ईरान को अधिकतमवाद, बदलते लक्ष्य और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। इस समझौते से कोई सीख नहीं मिली है। अच्छा इरादा लाता है और दुश्मनी को जन्म देती है। यूएस ईरान के बीच वार्ता विफल होने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। सोमवार को एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $7.60 बढ़कर $102.80 प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में $8.31 की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो पहले 104.88 प्रति बैरल था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी शुरू करने की बात कही है। उनके अनुसार ईरान के साथ हुई लंबी बातचीत विफल हो चुकी है, जिससे नाजुक संघर्ष विराम खतरे में पड़ गया है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नवंबर में होने वाले मध्य अवधि चुनावों तक तेल और गैसोलीन की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। उन्होंने माना कि 6 हफ्ते पहले ईरान पर हमला करने के उनके फैसले के संभावित राजनीतिक परिणामों का असर पड़ सकता है। और हंगरी की राजनीति में 16 साल के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हंगरी के संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की पार्टी की बुरी हार हुई है। 16 साल से देश पर राज कर रहे ऑर्बन को पीटर मैग्यार ने हरा दिया है। संसदीय चुनाव के नतीजों में पीटर मैग्यार की तीसरा पार्टी बहुमत हासिल कर चुकी है, जिसके बाद हंगरी पर 16 साल से राज कर रहे प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने संसदीय चुनावों में अपनी हार स्वीकार कर ली है।
उन्होंने इन नतीजों को तकलीफदेह बताया। वहीं दूसरी तरफ पीटर मैग्यार ने बुडापेस्ट की संसद भवन के सामने डैन्यूब नदी के पार एक रैली में हजारों समर्थकों की रैली को संबोधित किया। मैग्यार ने उत्साहित भीड़ को बताया कि उनकी पार्टी को लगभग 33 लाख वोट मिले और नई संसद में उन्हें 2/3 बहुमत हासिल होगा। उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक हंगरी के इतिहास में इससे पहले कभी भी इतने ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया और न ही किसी एक पार्टी को तीसा जैसा इतना मजबूत जनादेश मिला है। वहीं यूरोपीय नेताओं ने भी तीसा की जीत का स्वागत किया है। वहीं नतीजे सामने आने से हंगरी के विपक्षी दल के समर्थकों में खुशी की लहर है। रविवार रात बुडापेस्ट में समर्थकों ने जश्न मनाया। हजारों समर्थक आतिशबाजी और नाच गाना करते दिखाई दिए। और खेल की खबरों में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक हासिल सहित कुल 17 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। भारत के सुजीत और अभिमन्यु ने पुरुषों के फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि मुकुल दहिया भी अपना फाइनल हार गए। इस प्रकार भारतीय दल ने कुल 2 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत के आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया है। फाइनल में आयुष शेट्टी के चीन के शी यूकी ने 21-8, 21-19 से हराया। इस प्रतियोगिता में 20 वर्षीय आयुष शेट्टी का प्रदर्शन शानदार रहा और फाइनल तक के सफर में आयुष ने कई दिग्गजों को मात दी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में एकल वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाले आयुष दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने स्वर्ण पदक जीता था। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में IIS ग्रुप ए एसोसिएशन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय स्पोर्ट्स इवेंट में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस और एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में खिलाड़ी अपना खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आए। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। आमतौर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए जाने जाने वाले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विभिन्न खेलों में हाथ आजमाने पहुंचे तो इनके बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। मौका था IIS ग्रुप ए एसोसिएशन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का। इस 2 दिवसीय आयोजन में भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए के अधिकारियों ने क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स सहित कई अन्य खेलों में अपने खेल के हुनर का प्रदर्शन किया। मैं और मेरा बेटा जो है वीर, हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था बैडमिंटन डबल्स में। वी बोथ प्ले बैडमिंटन and we are very happy that we were the runners up in the badminton tournament. However, my son has also participated in football and cricket and other sports. इस तरीके के टूर्नामेंट साल में 6 महीने में एक बार होते रहना चाहिए एंड मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड विल बी एबल टू एक्चुअली मेक इट ओपन फॉर ऑल इंडिया। आप लोग ने देखा होगा IAS ऑफिसर इन्फॉर्मेशन में तो तेज़ रहते ही हैं, आज ग्राउंड में भी तेज़ थे। एक्सपीरियंस काम आया, यूथ काम आया। जो हमारा मोटिव था IAS एसोसिएशन का ये फेस्ट कराने के चक्कर पे वो ये था कि आपको एक तो खेल कूद में आप आगे बढ़ते हैं, आपकी फिटनेस तरोताज़ा होती है, साथ ही जो सीनियर बैच और जूनियर बैच है उनके बीच का जो गैप होता है वो ब्रिज होता है। हमारे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया टूर्नामेंट। इससे ये हुआ कि अपने जो भी लाइफ में लोग इधर उधर बिज़ी रहते हैं, जॉब में बिज़ी रहते हैं, अपनी लाइफ में ये मतलब ऐसे बिज़ी रहते हैं, तो उसके वजह से क्या है कि लोगों से मिंगल होने का, उन सब के बारे में जानने का और उसके बाद ऐसे कुछ मोमेंट्स मतलब लोगों के साथ करने, शेयर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों ने न सिर्फ अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया की मुहिम के संदेश को भी आगे बढ़ाया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हम लोग हर साल एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करते हैं। इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है खेलो इंडिया, फिट इंडिया, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का ये जोर है कि जो अधिकारी हैं या जो हमारे देश के नागरिक हैं वो अपना वज़न भी कम करें। तो हमारी इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम 2 दिन तक यहाँ खेलते हैं, ना केवल खेलते हैं, इससे हमारे बीच टीम भावना डेवलप होती है,
फिटनेस की भावना डेवलप होती है और साथ में जो कॉमरेडरी है भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की वो डेवलप होती है। कंपटीशन बहुत टफ था, बहुत मज़ा आया। जो भी सीनियर्स थे, जो भी मेरे से अंकल थे या मेरे पापा थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे और मुझे बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ खेल के। पिछले कुछ सालों में देश में खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखने को मिला है। आज खेल सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं बल्कि इसका विस्तार हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी भी खेल के मैदान पर कड़ी चुनौती पेश करते नजर आए। खेल अब सिर्फ जीत और हार तक सीमित नहीं बल्कि अब फिटनेस और रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से राहत पाने का एक प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। यही वजह है कि IIS ग्रुप ए एसोसिएशन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों का उत्साह, जोश और बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।